हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमें एक नाम दिया जाता है और हमारा नाम ही हमारा वजूद बन जाता है। नफरत, ईर्ष्या, शक, लालच, ये सारी ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान के अंदर के हैवान को जगाती हैं और इन भावनाओं के चलते इंसान हैवानियत की सारी हदें पार कर जाता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्टूबर 2018 में मेरे सामने आया था, जब मैं पुणे के कोंढवा पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। वैसे तो एक इंसान की जान लेना अपने आप में एक संगीन अपराध है, लेकिन यहाँ पर एक इंसान की जान लेने के बाद जिस तरह से उसकी लाश के टुकड़े करके उसका वजूद मिटाने की कोशिश हुई, वो कोशिश बहुत ही डरावनी थी। अरे आ गई तू? अभी तू सुबह के 7 ही बजे, इतनी जल्दी कैसे गया? तेरे यार ने तेरे को छोड़ दिया? इतनी जल्दी कैसे मुंह काला करके आ गई तू? तेरे वजह से। उसको पता है ना तू कितना निकम्मा है। मुझे ही तेरा ध्यान रखना पड़ता है। तेरा खाना पीना, ये रात भर जो दारू तेरी चलती है ना, सब मुझे ही देखना पड़ता है ना। सिद्धांत, वो मैं नमिता के साथ। चुप सिद्धांत, तुझे मैंने बोला था ना मेरे बयान से दूर रह। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई क्या? सिद्धांत छोड़ो उसे, उसकी कोई गलती नहीं इसमें। तू चुप रह, तू बीच में नहीं बोलेगा। आज मैं इसकी ऐसी हालत करूंगा, इसे जिंदगी भर याद रहेगा। हाल तो अब मैं तेरा करूंगी। तुझे तेरे किए की सजा जरूर मिलेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। सिद्धांत, सिद्धांत दरवाजा खोल। सिद्धांत, सिद्धांत, सिद्धांत दरवाजा खोल। सिद्धांत, ये क्या किया तूने? पागल हो गया तू? सिद्धांत उठ। ये क्या किया तूने? हाथ निकाल। तू हाथ मत लगा मुझे। सिद्धांत, माफ कर दे यार, दोबारा नहीं होगा ऐसा। गलती होगी मुझसे। गलती नहीं, तूने जानबूझ के किया है मेरे साथ। शायद मुझ में ही कोई कमी है। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं नमिता को कभी नहीं मिलूंगा। आई डोंट ट्रस्ट यू, लेकिन फिर भी मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तू चाह कर भी उसे नहीं मिल पाएगा। सर, यहाँ की 2 ड्रम्स है जिसमें कुछ केमिकल है, जिसमें से अजीब सी बदबू आ रही है और वहाँ खून के कुछ धब्बे हैं, लेकिन कहीं भी बॉडी नहीं मिली। क्या है ये?
बॉडी इसलिए नहीं मिली गायकवाड़ क्योंकि शायद डेड बॉडी के टुकड़े करके उसे इस केमिकल में डाल दिया गया है और वो बॉडी इस केमिकल में घुल गई। अब ये पता करना होगा कि ये बॉडी किसी जानवर की है या किसी इंसान की। वो खून के डब्बे क्या बोल रहे थे? सर यहाँ पे कुछ मांस के टुकड़े भी मिले हैं। ये देखिए, खून भी सूख चुका है, लेकिन जिस मात्रा में यहाँ पे खून है लगता है बॉडी को यहीं काटा गया होगा। फॉरेंसिक टीम को बुला। हमें सबसे पहले ये पता करना होगा गायकवाड़ कि इतनी भारी मात्रा में ये केमिकल यहाँ पर कैसे आए और ये केमिकल एग्जैक्टली है क्या। दूसरी बात ये कि ये बॉडी एग्जैक्टली किसकी है, मतलब किसी इंसान की है या किसी जानवर की है। एक काम करो गायकवाड़, आजू बाजू के पुलिस स्टेशन में पिछले 5-7 दिनों में जितने भी मिसिंग केसेस हुए हैं उन सब की डिटेल्स निकालो। और हाँ, दूसरी बात, वो जो मांस के टुकड़े हैं उनको कलेक्ट करके एविडेंस के लिए भेज दो। साहब मेरा बेटा एक हफ्ते से गायब है साहब। पता नहीं उसका क्या हुआ, प्लीज उसे ढूंढिए साहब। कहाँ गया पता नहीं चला साहब, प्लीज। कर दे काय गड़बड़ है? हड़ू शांत। साहब मेरा बेटा अमित यहाँ पुणे में चंदन नगर में रहता है। एक हफ्ते पहले मेरी उसके साथ फोन पे बात हुई थी। वो बहुत ही परेशान लग रहा था। बेटा तो रो क्यों रहा है? बोलो ना क्या हुआ? रेखा अच्छी लड़की नहीं है बाबा, मुझे उसके साथ शादी नहीं करनी चाहिए थी। वो पेट से, वो मेरा बच्चा नहीं है। क्या? सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। साहब उस दिन के बाद मेरी दोबारा उससे बात नहीं हो पाई। वो ना ही गांव में आया और ना ही फिर उसका कभी फोन लगा। तो आपका बेटा अमित शादीशुदा है और यहाँ हमारे चंदन नगर में अपनी बीवी के साथ रहता है? हाँ साहब। तो आपने उसकी बीवी से बात की? उसे तो पता होगा ना वो कहाँ है। साहब अगर वो घर में मिलती तो पूछता ना। साहब वो तो खुद ही गायब है। क्या मतलब पति पत्नी दोनों गायब है? हाँ साहब, पता नहीं सब क्या हुआ, लेकिन ये रेखा है वो हमारे जात की नहीं है। 2 साल पहले दोनों ने रत्नागिरी में लव मैरिज करके वो लोग यहाँ पुणे में चले आए। अमित ने 2 साल पहले मेरे मर्जी के खिलाफ रेखा से शादी की थी, इसलिए मैं उससे थोड़ा नाराज था। लेकिन साहब अमित मेरा इकलौता बेटा है, उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। अमित और रेखा डॉक्टर प्रदीप लेले के यहाँ काम करते थे, ठीक ठाक कमा लेते थे। लेकिन फिर आखिरी बार जब मेरी अमित से बात हो गई तो मुझे पता चला कि कुछ ठीक नहीं है। वो बहुत ही दुखी था, बहुत परेशान था। सर ये फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में कुछ बात करनी थी। आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूं। सर उन 2 ड्रम में जो गली हुई बॉडी मिली थी उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी इंसान की ही बॉडी है। पर हाँ सर, उन दोनों ड्रम में जो केमिकल मिला था वो कॉन्सेंट्रेटेड कैसे था, जिससे उस बॉडी को डिस्ट्रॉय किया गया ताकि मरने वाले का नामो निशान न रहे। जी सर। और सर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर बॉडी मिलने से 3-4 दिन पहले हुआ था। मतलब पॉसिबल है कि ये मर्डर 6 या 7 तारीख को हुआ हो। खैर एक काम करो सर, सबसे पहले तो ये पता करो कि इतनी भारी मात्रा में एसिड आया कहां से। यस सर। शहर में जितने भी सप्लायर्स हैं उन सबसे पता करो। यस सर। देखो तुम आ जाओ मेरे साथ। हाँ नंतर बोल दो। हाँ बताइए। साहब बताना क्या है, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि आप मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। साहब मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर लेले ने और रेखा ने मेरे बेटे को गायब कर दिया है और वो रेखा कहीं छुप गई है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि आपके बेटे को रेखा और डॉक्टर लेले ने गायब किया है? रेखा भी तो गायब है। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने और आपके बेटे ने मिलकर रेखा को गायब किया है और अब आपका बेटा अंडरग्राउंड हो गया है और आप यहाँ पर उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आए हैं ताकि हमको आप दोनों पर शक ना हो। साहब आप ये क्या कह रहे हैं साहब? मैं तो अपने बेटे की कंप्लेंट लिखवाने आया था और आप उल्टा मुझे ही फंसा रहे हैं। साहब आप बताइए, मेरा इतना बड़ा ब्यूटी पार्लर कौन किसी को फ्री में चलाने के लिए देगा? साहब अमित ने मुझे पूरी बात बता दी थी।
बेटे की मजबूरी में मैं आपसे मिलने आया। पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। आप उसे ढूंढने के बजाय मुझ पर शक कर रहे हैं। देखिए, हमारा काम सवाल पूछना है और हम हमारा काम कर रहे हैं। फिलहाल आप एक काम कीजिए, अमित और रेखा दोनों की डिटेल्स यहां पर लिखवा दीजिए। जैसे ही हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। शंकर के मुताबिक उसकी अमित से आखिरी बार बातचीत 6 तारीख को हुई और 6 तारीख के बाद अमित और रेखा दोनों गायब हैं। वो जो एसिड में डालकर लाश डिस्ट्रॉय की गई थी, उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक वो मर्डर भी तो 6 या 7 तारीख को ही हुआ था। कहीं ये दोनों केसेस कनेक्टेड तो नहीं है? एक काम करो गायकवाड़, फॉरेंसिक टीम को लेकर अमित के घर जाओ और वहां से डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करो। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ले ले। जी वो अंदर पेशेंट के साथ है। डरने की जरूरत नहीं, दवाई से ठीक हो जाएगा। कम इन, मैं लिख के दे। डॉक्टर ले ले। यस हमें आपसे जरा बात करनी है। जी। शंकर बकवास कर रहा है सर। मुझे लगता है कि अमित और शंकर दोनों ने मिलकर रेखा को गायब किया है। ये बाप बेटे दोनों घटिया इंसान हैं। तो आपका यह कहना है कि शंकर ने आपके और रेखा के बारे में जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है? सर, रेखा मेरी बेटी जैसी है। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़की है। कमाल है डॉक्टर साहब, लेकिन जो आपकी बेटी जैसी है वो इतने दिनों से गायब है और आपने कंप्लेंट तक नहीं लिखवाई। नहीं, मैं दरअसल आपके पास आने वाला था कंप्लेंट लिखवाने के लिए। मैं तो खुद हैरान हूं कि वो कैसे गायब होगी, कहां गायब हो गई। पार्लर में काम करने से पहले मेरे क्लिनिक में कंपाउंडर थी। कितना मारा उसने तुम्हें। आज क्यों मारा? सिर्फ पैसे मांग रहा था वो। मेरे पास थे ही नहीं तो कहां से देती। यहाँ जो पगार मिलती है उससे बड़ी मुश्किल से घर चलता है, ऊपर से उसके दारू के खर्चे। देखा, कब तक उस शराबी की मार सहती रहोगी? तो उसकी पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? नहीं कर सकती सर, उसने मेरे लिए अपना घर, अपने बाबा को छोड़ दिया। मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। वो सुधर जाएगा। एक बार मुझे काम मिल जाए ना कुछ और, तो पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। इसमें मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। मेरी वाइफ माधुरी का ब्यूटी पार्लर है। 6 महीने पहले उसकी डेथ हो गई, तब से बंद पड़ा हुआ है। अगर तुम उसे संभाल सको तो देख लो। इसका मतलब उसने पार्लर ज्वाइन कर लिया, उसके बाद उसकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? नहीं सर, हालत और बिगड़ गई। सब ये इस वीक की बैलेंस शीट और ये कैश। वाह रेखा, जब से तुमने पार्लर संभाला है अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। थैंक यू सो मच। अरे सर, आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। अगर आप पार्लर में मुझे मैनेजर की नौकरी नहीं देते तो पता नहीं मेरा क्या होता। नहीं, यू डिजर्व इट। वाह 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 वाह, चलने दो। क्या कर रहे हो? और तेरे यार को देख के बड़े दांत दिखा रही है तू, हैं? कितना पैसा देता है तू? कितना पैसा देता है? क्या बोल रहे हो? इतना पैसा देता है इसको ये सब करने के लिए? बोल बोल साली, बाहर निकालो से। बाहर जाऊं मैं? क्यों बाहर जाऊं? ताकि तुम दोनों इधर रंगरलिया मना सको। हाँ? नहीं आती तेरे को? शर्म नहीं आती? हमारा फैमिली मैटर है। तुम चलो अमित, घर चलो। तेरे को मैं तो देख लूंगा, तेरे को देख लूंगा मैं। साला इधर लेके सब पता नहीं जाहिल अमित के दिमाग में किसने बात डाल दी कि मेरे और रेखा के बीच में कुछ चल रहा है। सर, मुझे लगता है उस पागल ने ही रेखा के साथ कुछ कर दिया है। आप अमित को ढूंढो सर। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी डॉक्टर साहब, आप बड़े कमाल के एम्प्लॉयर हैं। अपने सारे एम्प्लॉयज का इतना ख्याल कौन रखता है ना? या फिर आप सिर्फ रेखा का ख्याल रखते थे? मतलब उसके केस में कुछ स्पेशल था? नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपकी बेटी जैसी थी, लेकिन वो लड़की पिछले 6 दिनों से गायब है और आप कंप्लेन लिखवाने की बस सोच रहे थे। रेखा 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर गई थी, इसलिए कब वो गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। पिछले 1 हफ्ते में उसने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया।
साहब रेखा का आदमी अमित एक नंबर का कान का कच्चा है साहब। तब पता नहीं किसी ने उसको डॉक्टर साहब और रेखा के बारे में क्या बात कह दी, लेकिन साहब मैं बताऊं आपको, रेखा को साहब अपनी बेटी की तरह मानते थे और हमेशा उसकी मदद करते थे। और साहब उसकी क्या, वो सबकी मदद करते थे। यहाँ तक कि जब रेखा ने उनसे विनती की कि उसके पति अमित को काम पे रख ले तो उन्होंने उसको ड्राइवर भी रख लिया। अमित को आखिरी बार कब देखा? साहब 7-8 दिन पहले देखा था साहब। सर यहीं पे वो झगड़ा करने आया था। बाहर निकलो, चुप कुछ नहीं सुनने के तेरा मेरे को, समझा ना तू? साला बहुत शरीफ बनता है ये, बहुत शरीफ बनता है, लेकिन शरीफ नहीं है ये। आग लगा दी मेरे घर में, आग तूने। अब भी क्या, अब भी मेरे को मेरा पगार चाहिए, समझा ना तू? और तेरे इस गाड़ी के लिए दूसरा ड्राइवर ढूंढ ले तू। तेरी नौकरी पे तो लात मारता हूं मैं, नहीं चाहिए तेरी नौकरी। निकल, पैसा निकाल मेरा, निकल, दफा हो जाएगा सर। जाता हूं, लेकिन तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, समझा ना तू? छोड़ेगा ना तेरे को मैं। साहब वो जैसे पगार लेके गया ना साहब, तब से वो वापस नहीं आया और रेखा भी तब से नहीं आई। ये अमित ने छोड़ के जाने के बाद तुम्हारे साहब ने कोई और ड्राइवर नहीं रखा? नहीं, अभी तक नहीं रखा। और साहब मुझे लगता है कि अब वो रखेंगे भी नहीं, क्योंकि साहब ने 2 ड्राइवर रखे, दोनों ही मक्कार निकले। 2 ड्राइवर? ये दूसरा कौन है? साहब अमित से पहले इकबाल नाम का ड्राइवर था साहब। साहब वो भी बहुत कमीना था, रेखा पर उसकी हमेशा गंदी नजर रहती थी। हाँ। ये रेखा, मैं तेरा ड्राइवर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब का हूँ। मालकिन बन के पीछे बैठ रही है। आ गया, हाँ आ गया। क्या कर रहा है? अरे गुस्सा क्यों करती है? इतने तेरे अच्छे कान के। बहुत हो गया अब तेरा। औकात क्या है तेरी? शर्म नहीं तुझे ऐसी हरकत करते हुए? देखा, इसे खींच के थप्पड़ मारो ताकि दोबारा किसी लड़की के साथ ऐसा करते हुए 10 बार सोचे। मारो, मैं कहता हूं मारो भाई, मारो उसे। ला, गाड़ी की चाबी ला, निकाल निकाल जल्दी और दफा हो जा। तुम्हारा देखना नहीं यहाँ पर, समझा? चल निकल यहाँ से। ये बुढ़े पागल हो गए तू लड़की के चक्कर में, लड़की से थप्पड़ मरवाता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। देख मैं क्या करता हूँ, मैं देख लूंगा। जा देख, मैं देखता हूँ। चल निकल निकल यहाँ से। तो रेखा की वजह से ही इस इकबाल को भी तुम्हारे डॉक्टर साहब ने काम से निकाल दिया? हाँ सर। ठीक है। नहीं साहब, हमारे यहाँ तो बहुत छोटे स्केल में सप्लाई होता है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं होता है। और वैसे भी हमारा ज्यादातर सप्लाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होता है, और कोई अगर चाहता भी है कि इतना बड़ा केमिकल सप्लाई किसी को करे तो वो कंपनी रजिस्टर होना जरूरी होती है। क्या आप मुझे पुणे और आसपास की कंपनीज की लिस्ट दे सकते हैं जो इतनी क्वांटिटी में केमिकल्स खरीदती और बेचती है? क्यों नहीं साहब, आइए ना। इस रमेश ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे बहुत काम आ सकती है गायकवाड़। बस एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यही इन्फॉर्मेशन हमें डॉक्टर लेले ने क्यों नहीं दी? सर समझ में तो ये भी नहीं आ रहा है कि ये डॉक्टर हमारी बातें ऐसे चुप चुप की क्यों सुन रहा था। इसकी वजह कोई भी हो सकती है। इन बातों के जवाब हमें इकबाल देगा। एक काम करो, उसको पुलिस स्टेशन बुलाओ। और एक और बात गायकवाड़, इस डॉक्टर लेले के ब्यूटी पार्लर में भी पूछताछ करो, पता तो चले कि इस डॉक्टर ने हमें जो कहानी सुनाई है वो सच है भी या नहीं। रेखा बहुत अच्छी लड़की है, मेहनती भी है, सब पर ध्यान देती है और सबका ख्याल भी रखती है। उसका पति अमित, उसे जानते हैं आप? हाँ साहब, लेकिन वो मुझे समझ में नहीं आया। शुरू में रेखा से वो बहुत प्यार करता था और बहुत ध्यान देता था और रोज आता भी था। वो काम में लेट तो होता है साहब, पर रेखा तो कुछ और ही थी। कुछ और मतलब? रेखा पर डॉक्टर साहब कुछ ज्यादा ही मेहरबान थे। और देखिए ना साहब, हम सभी लड़कियों के पास काफी सालों का एक्सपीरियंस है और रेखा तो फ्रेशर थी, फिर भी उसे सीधा मैनेजर बना दिया। तो आपको लगता है कि डॉक्टर और रेखा का अफेयर चल रहा था? देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है साहब। खाली दिमाग शैतान का घर होता है और अमित के साथ भी यही हो रहा था और वो रेखा की जान लेने पे तुला था। देख लूंगा। तेरी तो साली
अपने यार की वजह से नखरा कर रही है ना तू। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं मैं, मार डालूंगा तुम दोनों को। रेखा के घर से उसे कोई मिलने आता था? सर उसके घर से तो कोई नहीं आता था, पर उनके ससुर आते थे ठीक सैलरी मिलने के टाइम पे। उसका ससुर, वो शंकर? जी सर, रेखा हर महीने 10 से 20 हजार रुपए अपने ससुर को देती थी। ये तेरी मेरे बेटे को फंसाने की कीमत है। लेकिन वो इतने सारे पैसे उसे देती क्यों थी? ये सब तो उसने कभी नहीं बताया। यहाँ पार्लर में रेखा सबसे ज्यादा बात किससे करती थी? सुनीता से। पर सुनीता आज पार्लर में नहीं है, शादी में गई है ना, इसलिए छुट्टी पर है। सर ये शंकर तो खिलाड़ी लग रहा है। अब तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि शंकर ने अपने बेटे अमित के साथ मिलकर रेखा को मारा हो और फिर वो अंडरग्राउंड हो गया। और इस अमित का फोन 5 तारीख से स्विच ऑफ आ रहा है। लेकिन रेखा को मारने का मोटिव जितना शंकर और अमित के पास है, उतना ही डॉक्टर लेले के पास भी तो है। क्योंकि अगर डॉक्टर लेले और रेखा का अफेयर था, तो उस अफेयर के पब्लिक हो जाने के डर से, बदनामी के डर से लेले ने रेखा को मारा होगा। बैकवर्ड, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि वो लाश वाकई रेखा की है भी या नहीं, या किसी और की है। फॉरेंसिक से जल्द डीएनए रिपोर्ट मंगाओ। जी सर, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि रेखा की ऐसी क्या मजबूरी होगी कि वो अपने ससुर को पैसे देती। इसका जवाब शायद एक आदमी हमें दे सकता है। सर अमित जब कुछ काम नहीं करता था तो उसके बाप शंकर से पैसे लेता था। शंकर इसी बात का फायदा उठा रहा था। उसने अमित के सामने एक डील रखी थी, या तो वो उसका पैसा वापस कर दे या रेखा को छोड़ दे। रेखा बेचारी अकेली अपनी शादी बचाने के लिए उसके पति का कर्जा चुका रही थी। मैंने कहा था तुझसे इससे दूर रहे, लेकिन तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। सिद्धांत, क्या कर रहा है? सब लोग देख रहे हैं। तू एक सेकंड मेरी बात सुन। मैं कहा छोड़ रहा। सिद्धांत मेरे लिए प्लीज बैठ के बात करते हैं। सब लोग देख रहे हैं, प्लीज मेरे लिए प्लीज बैठ। मैं बताता हूँ उनको। बैठ अमिता। सिद्धांत, मैंने इसे बुलाया यहाँ पे मिलने के लिए, इसे ये बताने के लिए कि मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। झूठ मत बोल मयंक। ठीक है सिद्धांत, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तेरे सामने बात कर लेते हैं। देखो नमिता, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। सब क्या हुआ है? मुझे यहाँ क्यों बिठा के रखा है? क्योंकि तूने हमें यह बताया नहीं कि तूने अपने बेटे को पैसे उधार दिए थे और उसकी वसूली तो अपनी बहू से कर रहा था। शायद इसमें तुम दोनों इन्वॉल्व थे, तुम बाप बेटे। और जब तेरी बहू ये बात जान गई तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, और उसी गुस्से में तूने और तेरे बेटे ने तेरी बहू का मर्डर कर दिया। अब बता, रेखा को कैसे मारा, और ये भी बता कि तेरा बेटा अमित अभी कहां छुपा बैठा है। साहब मैं क्यों मारूंगा रेखा को? हाँ, मैं उससे पैसे जरूर लेता था ताकि उस पर दबाव बढ़ा सकूं और वो तंग आकर अमित के साथ अपने गांव वापस चली जाए और मैं उनकी शादी बचा सकूं। अगर वो डॉक्टर लेले के साथ रहती तो कुछ नहीं बदलता साहब, और उसके पैसे की मुझे कोई जरूरत नहीं थी साहब। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, और मेरे बाद में उन दोनों का ही होना था ना साहब। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया, और अमित और रेखा कहाँ है मुझे नहीं पता। सब बोल रहा हूं साहब। डॉक्टर लेले ने रेखा को अपने पार्लर का इंचार्ज बना दिया, जिससे रेखा की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन उसके बाद रेखा का ससुर शंकर रेखा से पैसे मांगने लगा, और रेखा का पति अमित रेखा पर शक करने लगा। अब रेखा और अमित दोनों गायब है। शंकर डॉक्टर लेले पर इल्जाम लगा रहा है, और डॉक्टर लेले शंकर और अमित दोनों पर शक कर रहे हैं। ये केस तो सुलझने के बजाय ज्यादा उलझता ही जा रहा है गायकवाड़। हमारे पास बहुत सारे डॉट्स हैं, लेकिन इन डॉट्स को जोड़ने वाली कोई कड़ी हमारे पास नहीं है।
2 लोग गायब हो चुके थे और हमारे हाथ एक लाश लगी थी। हम इस बात को लेकर भी श्योर नहीं थे कि वो लाश इन्हीं दोनों में से किसी एक की थी या नहीं। हम हर छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी को चेक कर रहे थे और तभी हमारे हाथ डीएनए रिपोर्ट आई, जिसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया, क्योंकि डीएनए रिपोर्ट से साबित हो गया कि जिस लाश के टुकड़े करके उसे एसिड में डिस्ट्रॉय किया गया था वो लाश रेखा की ही थी। अब सवाल यह था कि रेखा को इतनी दर्दनाक मौत किसने दी और क्यों दी? अमित कहां था? क्या अमित ने ही रेखा को मारा था और अब वो गायब था? ये सारे सवाल अभी भी बने हुए थे। तभी हमारे हाथ एक ऐसी लीड लगी जिसने इस केस को एक नई दिशा दे दी। सब बता दो सब माना अपन ने बदतमीजी किया था, लेकिन उसने भी तो साहब सब लोगों के सामने अपनों को थप्पड़ मारी ना साहब, इसलिए सब बराबर हो गया ना साहब। ये सब बराबर हुआ नहीं, तूने बाद में किया। उसने तुझे थप्पड़ मार के तेरी बेइज्जती की थी और तूने उसे धमकी दी थी। छोड़ूंगा नहीं तुझे, चल और उस धमकी को तूने उसे मार के पूरा किया है ना? अरे नहीं साहब मैंने वो गुस्से में बोला था साहब। माना अपन ने गलती की, लेकिन अपने को क्या लगा वो अगर डॉक्टर साहब के साथ चक्कर चला सकती है तो अपना भी हाथ अगर उसको लगाए तो वो क्यों बुरा मानेगी। लेकिन साहब उसने तो बवाल ही कर दिया साहब। तेरे को कैसे मालूम रे उसका डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा था? साहब अपन 3 बरस से उधर काम कर रहा था, अपन डॉक्टर साहब को पहचानता है ना साहब। और साहब ड्राइवर है अपन, अपनी नजरें आगे भी रहती है और पिछले वाले सीट पे भी रहती है साहब। सिद्धांत को लेके तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। उसे प्यार से समझाऊंगा तो समझ जाएगा। ये सिद्धांत कौन है और उसको रेखा से क्या प्रॉब्लम थी? साहब सिद्धांत डॉक्टर साहब का बेटा साहब, उसको तो एक आंख से पसंद भी नहीं थी रेखा, वो बहुत नफरत करता था साहब। अपन अपनी आंखों से देखा है ना साहब। छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? वैसे कहीं क्यों? तुम्हें हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की? निकल जा मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। आज के बाद मेरे घर में कदम मत रखना। आउट। साहब अपन को तो फुल डाउट है साहब, सिद्धांत बाबा ने ही कुछ किया है रेखा के साथ। अच्छा, सिद्धांत ने रेखा को धमकी दी तो तू बोल रहा है उसने उसका मर्डर कर दिया? धमकी तो तूने भी दी थी साले, तो इसका मतलब तूने भी मर्डर किया? साहब अपन काय को मर्डर करेगा साहब? जिस दिन अपना वो घर छूटा, उस घर से अपना वास्ता उसी दिन से छूट गया साहब। तू नाटक बहुत अच्छा करता है रे इकबाल, कर दे जिस सभी नाटक बाहर काढा। साहब सच गायकवाड़, अगर ये इकबाल सच कह रहा है तो इस केस में एक बहुत जरूरी क्लू हमारे हाथ लगा है। लेकिन सबसे पहले महेश और बाकी नौकरों से क्रॉस चेक करना होगा कि इकबाल के बयान में कितनी सच्चाई है। एक और काम करो, इस डॉक्टर सिद्धांत की पूरी कुंडली निकालो और उसे पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर अलग अलग कंपनी के नाम से माल लेते हैं, फिर भी इस केमिकल की हमेशा शॉर्टेज रहती है। सर ये केमिकल का डिमांड ज़्यादा रहता है और सप्लाई कम रहती है। हाँ बोला सर, एक खास इन्फॉर्मेशन मिली है। केमिकल्स की शॉर्टेज पूरी करने के लिए एक ही कंपनी अलग अलग नाम से केमिकल्स खरीदती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि किलर ने अलग अलग आईडीज यूज करके एसिड खरीदा। यस सर। एक काम करो, ये पता करो कि किन किन कंपनीज ने अलग अलग आईडीज का इस्तेमाल करके एसिड खरीदा है, और हो सकता है कि ये एसिड रेखा की मौत के कुछ दिन पहले खरीदा गया हो। राइट सर। तुमने रेखा के साथ मारपीट की थी क्योंकि वो और उसका पति मेरे बाबा को बेवकूफ बना रहे थे, हमारा सब कुछ हड़पना चाहते थे। तुमने उसे धमकी भी दी थी कि तुम उसको जान से मार डालोगे, और तुमने मार दिया। सर धमकी मैंने गुस्से में दी थी, मैंने उसे नहीं मारा सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर लोगों की बातों में आकर तुम उसे धमकी दे सकते हो तो तुम उसे मार क्यों नहीं सकते? हाँ सर, मैंने लोगों से सुना था, लेकिन मैंने यकीन तब किया जब बाबा ने मुझे खुद कहा कि रेखा के पेट में जो बच्चा है वो उनका है। डैड, मैं कब से आपसे कुछ पूछ रहा हूं। रेखा के पेट में आपका बच्चा है? क्या बकवास कर रहा है तू? क्या आप उसके बच्चे के बाप हैं? सिद्धार्थ, तुम्हारी हिम्मत! आज मैं आपसे नहीं डरने वाला। जवाब दीजिए,
रेखा के पेट में आपका बच्चा है या नहीं? है। मैं ही उस बच्चे का बाप हूँ, रेखा के बच्चे का बाप मैं हूँ। क्या कर लोगे? बोलो क्या कर लोगे तुम? सर उस दिन के बाद से मैं बाबा से कभी नहीं मिला, ना ही उनकी शक्ल देखी। 6 अक्टूबर को रेखा गायब हुई, उस दिन तुम कहाँ थे? सर 5 अक्टूबर से 9 अक्टूबर मैं चेन्नई में था, मेडिकल कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू। बैकवर्ड, इसका स्टेटमेंट क्रॉस चेक करो, इसके मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल सब कुछ निकालो और नजर रखो इस पर। सिद्धांत के बयान के मुताबिक डॉक्टर लेले ने खुद उसे अपने और रेखा के संबंधों के बारे में और होने वाले बच्चे के बारे में बताया। सिद्धांत का यह भी कहना है कि रेखा और अमित दोनों डॉक्टर लेले से पैसे निकलवाना चाहते थे। अब हो सकता है कि डॉक्टर लेले को यह बात पता चल गई हो और उसी ने अमित और रेखा दोनों का मर्डर कर दिया हो। रेखा की बॉडी के बारे में हमें पता चल चुका है, लेकिन अमित का अभी तक कोई पता नहीं। सर अगर उस डॉक्टर से अपनी तरह से उगलवाया तो? नहीं, जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है हम डॉक्टर को उठा नहीं सकते, वो बेल पर छूट जाएगा। हमें सबसे पहले यह पता करना होगा कि डॉक्टर की इस पूरे मैटर में एग्जैक्टली क्या इन्वॉल्वमेंट है, तभी उस पर हाथ डाल सकते हैं। सर हमने शंकर सावंत को बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। एक काम करो, उसका फोन सर्विलेंस पे डाल दो और जैसे ही ऑन होता है उठा लो उसको। सर गायकवाड़, उस अमित के फोन का क्या स्टेटस है? सर उसका फोन कंटिन्यूसली स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन रेखा की कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस आ गए हैं। जिस दिन वो गायब हुई थी वो मैटरनिटी क्लिनिक गई थी और उसी दिन उसने अपने एक अच्छी दोस्त और कलीग सुनीता उसे 5 से 6 बार कॉल किया था। सर ये आपसे मिलना चाहती हैं। जी कहिए। सर मैं सुनीता, रेखा की कलीग और दोस्त। आपने बुलाया था मुझे? ओह यस, बैठिए बैठिए। एक बात बताइए सुनीता जी, 6 तारीख को आपकी रेखा से फोन पर बात हुई थी? हाँ सर, हम उस दिन मिले भी थे। कितने बजे? सुबह 10 बजे। उसके पति को ऐसा लगता था कि रेखा के पेट में जो बच्चा है वो डॉक्टर प्रदीप का है, इसलिए वो अबॉर्ट करना चाहती थी बच्चा। तो रेखा का पति रेखा पर शक करता था, इसलिए रेखा ने अपने बच्चे को अबॉर्ट करवा दिया? सर शक की वजह से नहीं सर, दरअसल वो बहुत दुखी थी। उसने हॉस्पिटल से आते वक्त मुझे ये बताया था। अगर ये बच्चा आता तो वो नाजायज ही कहलाता। मुझे कुछ हो जाए आगे तो उसे कौन पालता? ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। ठीक है सर। थैंक यू। पाटिल भाई जरा गायकवाड़ला पाठव। ओके सर। सर गायकवाड़, रेखा के फीटस के साथ अमित और डॉक्टर लेले दोनों का डीएनए मैच करके देखो, क्योंकि पॉसिबिलिटी ये है कि ये बच्चा डॉक्टर लेले का ही है और इसीलिए अमित ने उसे अपनाने से मना कर दिया। और डॉक्टर लेले ने भी सोसाइटी प्रेशर की वजह से, अपने बेटे के प्रेशर की वजह से उसे अपनाने से मना कर दिया। अब रेखा को अबॉर्शन करवाने के अलावा कोई और चारा नहीं था, लेकिन डॉक्टर लेले ये नहीं जानता था कि रेखा ने अबॉर्शन करवाया है, इसलिए अपने आप को बचाने के लिए उसने रेखा को और अमित को दोनों को गायब कर दिया। शायद डॉक्टर लेले को ये लगा हो कि रेखा के गायब होने का इल्जाम अमित पे लग जाएगा और वो साफ बच जाएगा। एग्जैक्टली। इस डॉक्टर लेले को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर घर में कहीं भी कोई फोर्स लेंडर के निशान नहीं, बॉडी पे भी कहीं कोई एक्सटर्नल इंजरी मार्क्स नहीं, लेकिन सर यहाँ गले पे ये देखिए, यहाँ पे कुछ इंजरी मार्क्स हैं, स्वेलिंग भी आ गई है, लेकिन क्या है कैसे हुआ है कुछ पता नहीं चल रहा। लगता तो ये मर्डर ही है गायकवाड़, और हो सकता है कि जिसने भी ये मर्डर किया है उसे इस घर में फोर्स्ड एंट्री करने की जरूरत ही नहीं। सर इंजेक्शन मिला। इस तो खाली लग रहा है गायकवाड़। हो सकता है गले पर ये जो 2 मार्क्स है वो इसी की वजह से। देखो मिरर देखो, जमा करा। सर 1 मिनट, सर यहाँ आइए। सर ये देखिए सीसीटीवी कैमरा। सर कैमरा तो वर्किंग है, इसका कंट्रोल पीछे की तरफ है और किसी ने इसका मेन स्विच ऑफ कर दिया है।
सर ऐसा लगता है कि इस घर में घुस के डॉक्टर साहब पर हमला करने वाला उनकी जान पहचान का हो सकता है। बॉडी को सबसे पहले किसने देखा था? मैंने देखा था साहब कल संडे था तो संडे को साहब भी पूरा दिन घर में ही रहते हैं और मेरा भी शाम को 4 बजे छुट्टी हो जाती है, तो मैं घर चला गया था साहब। लेकिन सब जब मैं सुबह आके देखा तो मैंने साहब डॉक्टर प्रदीप लेले की मौत ने इस केस को एक नया ट्विस्ट दे दिया, क्योंकि अब तक डॉक्टर लेले इस केस में हमारे लिए प्राइम सस्पेक्ट था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह पता चला कि डॉक्टर लेले की मौत एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से हुई है, जिसकी वजह से उनका ब्लड सर्कुलेशन गड़बड़ा गया, उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। मर्डर का यह तरीका एक डॉक्टर के लिए बहुत आसान था, और तभी हमारे सामने एक ऐसा नाम आया जिसे रेखा और डॉक्टर लेले दोनों से प्रॉब्लम थी। बोल, अपने बाप का मर्डर क्यों किया? बोल। सर मैं उन्हें क्यों मारूंगा सर? आपके पास क्या प्रूफ है कि मैंने उन्हें मारा है? प्रूफ? तेरे पिता की मौत एम्बोलिक स्ट्रोक की वजह से हुई है। आदमी को एम्बोलिक स्ट्रोक कब और कैसे आता है ये तो तू बहुत अच्छी तरह से जानता होगा, डॉक्टर है तू, है ना? तेरे और मयंक के रिलेशनशिप के बारे में तूने अपने पिता को बताया था? क्या तूने उनको यह बताया था कि तू लड़कियों में नहीं लड़कों में इंटरेस्टेड है? नहीं बताया था। इसका मतलब तूने ये बात उनसे छुपाई थी। तुझे इस बात का डर था कि वो ये रिलेशनशिप कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इसी डर की वजह से तूने उनकी जान ले ली। जिस दिन पापा की डेथ हुई मैं हॉस्पिटल पर था, नाइट ड्यूटी पर। आप हॉस्पिटल का सीसीटीवी चेक कीजिए, मेरा फोन लोकेशन ट्रैक कीजिए। मैं मुंबई में था सर। ओहो, डिटेक्टिव है? मेडिकल के साथ साथ ये भी पढ़ाई कर लिया आपने, डॉक्टर। लेकिन आदमी मुंबई से पुणे आ गया, इसका मतलब उसका मोबाइल भी मुंबई से पुणे आ गया, ऐसा नहीं होता। तू पुणे आया, तूने अपने फादर का मर्डर किया, लेकिन तेरा मोबाइल तूने मुंबई में ही छोड़ा था। और जिस कॉन्फिडेंस से तू ये सब कह रहा है, तूने ये सेफ्टी तो जरूर ली होगी। सर मैं सच कह रहा हूं सर। मैं अपने बाबा को क्यों मारूंगा सर? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। सर हमें एक इंपॉर्टेंट लीड मिली है। साहब क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? बेटा कहाँ है तेरा? मालूम नहीं साहब। कर दे, घर चेक करा। सर पकड़ो इसे, पकड़ा ला। सब मैंने नहीं किया। कर दे बस। बोले अभी पोपट की तरह बोल, वरना करड़े मिर्ची लेके आ जाएगा, समझा? चल बोल। लड़के से मैं बहुत प्यार करता था साहब, लेकिन उसने मेरे को बहुत धोखा दिया साहब। डॉक्टर का बच्चा अपने पेट में लेके घूम रही थी साहब। वो डीएनए टेस्ट से यह साबित हो चुका है कि रेखा के पेट में जो बच्चा था वो तेरा बच्चा था। उस कमीने डॉक्टर प्रदीप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। उसने नहीं, तूने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। तूने अपनी बीवी की जान ली, उसे जान से मार दिया तूने। नहीं साहब, मैं उसे बहुत प्यार करता था साहब, मैंने नहीं मारा उसको। उस कमीने डॉक्टर प्रदीप की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई साहब। उसने नहीं, तूने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद की। तूने अपनी बीवी की जान ली, उसे जान से मार दिया तूने। नहीं साहब, मैं उसे बहुत प्यार करता था साहब, मैंने नहीं मारा उसको। नहीं मारा साहब। और डॉक्टर प्रदीप को? डॉक्टर प्रदीप को तू नहीं मारा। तुझे ऐसे लगा कि तू उसके घर के सीसीटीवी कैमरा की स्विच ऑफ कर देगा तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन तू ये भूल गया कि उसके बंगले के आसपास और भी बंगले थे जहां पे सीसीटीवी कैमरा थे, जिसमें तू साफ पकड़ा गया है। अब सीधी तरह से बोल, वरना मिर्ची खाएगा। सर, रेखा की मौत की खबर मैंने अखबार में पढ़ी तो मेरे को बहुत गुस्सा आया सर।
उस डॉक्टर प्रदीप ने उसको जितना चाहा उतना यूज किया और फिर मार डाला साहब। तो उसका मरना भी तो तय था ना। सब मेरे को पता था कि संडे को वो अकेला रहता है, इसलिए मैं संडे को उसके घर गया, सीसीटीवी का स्विच ऑफ किया। क्या करना है? क्या क्यों आया तुमने को यहाँ से? मेरी बीवी के साथ अच्छा नहीं किया तूने तो होश में नहीं है। मैं तू जा यहाँ से। क्या करना चाहता है अभी सर, पुणे के सेम एड्रेस पर रजिस्टर्ड 2 ट्रेडिंग कंपनी ने 5 अक्टूबर के दिन अलग अलग सप्लायर से 2 ड्रम खरीदे थे और जिसने ड्रम खरीदे हैं उसका इस केस से कनेक्शन है। सर, मैं और नमिता एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पास जॉब नहीं थी और मुझे लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत थी जिसे पूरी करने के लिए मैं सिद्धांत के साथ रिलेशनशिप में था। इस सब का रेखा से क्या लेना देना है? उसको क्यों मारा तूने? सर, क्योंकि सिद्धांत की उसके डैड के साथ लड़ाई हो गई थी और उन्होंने उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने के लिए कहा था, जिसकी वजह से सिद्धांत काफी परेशान था। पापा ने मुझे धमकी दी कि मुझे घर से निकाल देंगे, जायदाद से बेदखल कर देंगे। पापा बोल रहे थे कि सब कुछ रेखा और उसके बच्चे के नाम हो जाएगा। सिद्धांत अपनी इंटर्नशिप पर था। उसके डैड उसे हर महीने अच्छे खासे पैसे भेजते थे, जिसकी वजह से मेरा खर्चा चलता था। जब मुझे पता चला कि उसके डैड उसे प्रॉपर्टी से बेदखल करने वाले हैं तो मैं डर गया था। मुझे लगा अब मेरी आगे की लाइफ कैसे कटेगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं रेखा और उसके बच्चे को मार दूंगा। मैं उस पर नजर रखने लग गया और जब वो हॉस्पिटल से बाहर आई तो काफी देर तक मैंने उसका पीछा किया। तू रेखा पर नजर रखे हुए था तो तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि वो लड़की 4 से 6 घंटे एक अबॉर्शन करने वाले हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? अगर तूने अपना कॉमन सेंस यूज किया होता ना तो आज तू इस तरह से मेरे सामने नहीं बैठा होता और आज रेखा जिंदा होती। एक सीधी साधी मेहनती लड़की जो अपनी छोटी सी गृहस्थी का सपना देख रही थी, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चाहने वाले मयंक और शक करने वाले उसके पति अमित की वजह से मारी गई। डॉक्टर प्रदीप लेले का भी इसमें बराबर का हाथ था, क्योंकि अगर डॉक्टर लेले अपने बेटे को ठीक से समझाते, अगर वो इस सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल करते तो शायद रेखा, उसका बच्चा और खुद डॉक्टर लेले आज जिंदा होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इसी की वजह से रेखा अपना बच्चा गंवा बैठी और बाद में अपनी जान भी। इसमें हालांकि रेखा का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसकी एक गलती यह थी कि उसने इस क्राइम की दस्तक को अनसुना कर दिया। अपने पति का शक और उसकी मार वो सहन करती रही। इस तरह के अत्याचार को आप कभी भी सहन ना करें, क्योंकि अत्याचार को सहन करके आप उसे मिटाते नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देते हैं। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। আব্বু, এখানে একটা ঝাড়ু 5 টাকায় বিক্রি হয়, তো মুম্বাইতে কত দামে বিক্রি হবে? बेटा, मुंबई में अनेक दाम में बिक्री होगा, 3 गुना 4 गुना दाम में बिक्री होगा। लेकिन तुम एक काम करो बेटा, अभी हिंदी बोलना सीख लो। मुंबई में कोई बांग्ला नहीं समझेगा। আমি হিন্দি বলতে পারি না, কিন্তু বুঝতে সব পারি। শুধু বুঝলে হবে না, सिर्फ समझने से काम नहीं चलेगा, बोलना भी पड़ेगा। আচ্ছা, চেষ্টা করছি। बोलो। আমি আমি মুম্বাই থেকে যাব, তখন সব हमारे आगे पीछे घूमेगा। लगता है रिहाना आ गई। रिहाना आ गई। हम मेम बन जाएगा और फिर सब हमारा फोटो निकालेगा ऐसे।
बन गया। तुम खेलो, मैं जल्दी खाना देती हूँ। চলো এখন বসে পড়ো, এখন আমরা পঞ্চিউর খেলবো। চলো পঞ্চিউর। এসে গেছো? राशन लेकर नहीं आए? किराने वाला झाड़ू नहीं लिए और उधार देने से भी मना कर दिया। बच्चे भूखे हैं। मैंने झूठ कहा, भात बन रहा है। क्या जवाब देंगे उन लोगों को? চলো চলো সবাই ঘুমিয়ে পড়ো, আমি তোমাদের গান শোনাবো। চলো শুয়ে পড়ো সবাই। ভুক লাগিয়ে? হ্যাঁ জানি খিদে পেয়েছে, কিন্তু এখন ভাত তৈরি হতে সময় লাগবে না। আমি তোমাদের গান শোনাবো, চলো শুয়ে পড়ো। শুয়ে যাও। पैसे देख क्या रहे हो पापा? चलो पैसे डालो मेरे पिगी बैंक में। बेटा आप अपने पापा से रोज रोज अपने पिगी बैंक में पैसे दिलवाते हो, क्या करोगे आप इतने सारे पैसों का? मैं बड़ी होके पेरिस जाऊंगी अकेले। पापा को साथ लेकर नहीं जाओगे? और बेटा वहाँ पर आप अकेले खो गए तो? जब पापा पुलिस ऑफिसर है तो खोने का क्या डर? अगर खो गई तो आप मुझे ढूंढ लेना। हर उम्र में अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं। बड़े होने के बाद जब ख्वाहिशें टूटती हैं तो हम समझौता करना भी सीख जाते हैं, लेकिन जब बचपन में ख्वाहिश टूटती है तो समझौते की खुराक इतनी आसानी से हजम नहीं होती। ये केस रियाना की एक ऐसी टूटी ख्वाहिश का दर्द था जिससे समझौता करना नामुमकिन था। उसकी जिंदगी तकलीफों के अंबार से भरी पड़ी थी। उसके सवालों का किसी के पास जवाब नहीं था। उसकी आप बीती झकझोर कर रख देने वाली थी। महज 12 साल की उम्र में उसके दोस्तों से कहीं ज्यादा उसके दुश्मन, जो उसका नामो निशान तक मिटा देना चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या किया होगा उस मासूम बच्ची ने जो इतने सारे लोग उससे इतनी गहरी नफरत पाले बैठे हैं। रिहाना बेटा आजा जल्दी जल्दी, एप्पल खा लो। रिहाना बेटा आजा। बेटा एप्पल खाने के बाद तुझे दवाई भी तो खानी है। क्या हुआ बेटा? रिहाना क्या हुआ बेटा, क्यों डर रही है? रिहाना लीजिए बस। हाँ हाँ तुम डॉक्टर को बुलाओ ना, मैं पहुंचती हूँ। प्लीज आप जल्दी आ जाइए। रिहाना को सिर्फ आप ही काबू कर सकती हो। हाँ हाँ मेरी बेटी को ट्यूशन छोड़ के ही पहुंचती हूँ। ओके रीवा, रीवा 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 बेटा हेलो रत्ना मैडम, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी ना तो तुझे पूरी फिल्म दिखा देंगे।
ठीक है अभी? डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन दिया है। रत्ना मैडम नहीं आई? मुसीबतें उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही है, इसीलिए उन्होंने मुझे भेजा। वो लोग अब काबू से बाहर हो गए। वो लोग रिहाना को नहीं मार पाए, इसलिए रत्ना मैडम के पीछे पड़ गए। देखो रत्ना, तुम रिहाना का हौसला हो। अब इतनी दूर आने के बाद अगर तुम भी पीछे हट गई तो उस बच्ची पे क्या बीतेगी? ऊपर से भले वो जिंदा रहे, लेकिन अंदर से वो टूट जाएगी। मैं तो अपनी पूरी जिंदगी उस बच्ची के नाम कर दी थी अजय सर, पर मैं भूल गई थी मैं भी एक माँ हूं और मेरी बेटी को भी मेरी जरूरत है। वो लोग बहुत खतरनाक हैं और उनकी वजह से मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चले गए और मुझे अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दे रहे। अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने तुम्हारे घर पे हमला किया, तुम्हें धमकी दी, तो फिर तुमने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? क्या फायदा, पुलिस ने अब तक क्या क्या जॉब करेगी। हाँ शबनम बोलो। हेलो हेलो रत्ना मैडम, बोलो बोलो मेरी दुकान। चलो किसने मारा ऐसा? कौन था? किसी ने देखा? अरे अम्मी 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 उठा, पीछे करो। अम्मी अम्मी उठा ना, अम्मी पीछे पीछे हटो। छोड़ो मुझे, मुझे अम्मी के पास जाना है, छोड़ो मुझे। जैन सर, इस केस में मेरी एंट्री शबनम के मर्डर के बाद हुई थी। तब शबनम मर्डर केस रिहाना के केस से जुड़ा माना जा रहा था। यह केस एक ऐसे ह्यूमन एंगल से जुड़ा था जिसमें भूखमरी से लड़ रही रिहाना एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई लड़ रही थी, और ये लड़ाई उसे वेस्ट बंगाल से मुंबई ले आई थी, और तब मैं भी उसके इस दर्दनाक सफर का हिस्सा बन गया था। जैन सर, सर ये रिहाना केस की फाइल। शबनम मर्डर केस की क्या अपडेट है, पहले ये बताओ। सर जाहिर है कि शबनम का मर्डर करने वाले उन्हीं लोगों से कनेक्टेड है जो रिहाना केस के सस्पेक्ट हैं, लेकिन फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला सर वहां ना तो कोई सीसीटीवी था और ना ही क्राइम सीन का कोई ऐसा विटनेस सामने आया जो उन क्रिमिनल्स के खिलाफ कुछ बोले। सब डरे हुए हैं सर। क्यों डरे हुए? उनके अंदर के डर को निकालना, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना भी तो हमारा ही काम है ना। चलो एक बार को मान लेते हैं कि शबनम को उन लोगों ने टारगेट बनाया जो रिहाना केस में सस्पेक्ट है, लेकिन उन्होंने शबनम को 1 साल के बाद टारगेट क्यों बनाया? रिहाना तो शबनम को 1 साल पहले मिली थी ना। अम्मी अरे बताओ क्या हुआ? हटो 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 हटो। किसकी बात कर रही है? कहाँ रहती है? घर कहाँ है? डरो मत, मुझे बताओ। বাড়ি কোথায়? বাড়ি কোথায়? কোথায় থাকিস আমাকে বল। আরে ভাড়া মহল্লাটা কোথায় আমাকে বলবি? सर शबनम बंगाली थी, इसलिए शबनम ने रिहाना से बात की। शबनम और वहां के लोगों को लगा कि रिहाना के साथ कुछ गलत हुआ था, इसलिए उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। क्या हुआ इसको? पता नहीं, कुछ भी नहीं बता रही। इस लड़की को तो ये भी नहीं पता कि इसका घर कहाँ है। बस बार बार एक ही बात बोल रही है कि नोंगड़ा काज नोंगड़ा काज। नोंगड़ा काज मतलब? सब बंगाली में नोंगड़ा काज का मतलब गंदा काम होता है। गंदा काम? बेटा क्या हुआ? और जब उसकी हालत नॉर्मल हुई तो हमने शबनम की मदद से उससे दोबारा बात करने की कोशिश की। तो नाम की?
सर रिहाना ने शबनम को जो भी बताया उससे यही लगा कि रिहाना बंगाल से मुंबई आई थी और उसे मुंबई में कहीं फोर्सफुली रखा गया था, लेकिन कहाँ ये वो भी नहीं जानती थी। फिर सर हमने रिहाना की फोटो दिखाकर आसपास पूछताछ भी की और एक आदमी ने रिहाना की फोटो को आइडेंटिफाई भी किया। सर उस आदमी ने बताया कि उसने रिहाना को विष्णु के घर में देखा था और जब हमने विष्णु से रिहाना के बारे में पूछताछ की उसने रिहाना को पहचानने से मना कर दिया। तो तब तुमने विष्णु के खिलाफ कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन सर तब सिर्फ एक गवाह के अलावा किसी ने भी उसके खिलाफ बयान नहीं दिया था, लेकिन बाद में हमने एक्शन लिया था। सर बाद में तुम लोगों ने एक्शन इसलिए लिया था क्योंकि सर्वोदय अखबार के एडिटर ने उस बच्ची पर एक आर्टिकल छापा था। उस आर्टिकल से पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी किरकिरी हुई है मालूम है तुम लोगों को? तुम्हारे एक्शन लेने से हुआ क्या? विष्णु तो अब भी फरार है। लेकिन सर सिर्फ विष्णु अकेला सस्पेक्ट नहीं है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे बाकी सब लोगों का पता लगा लिया। पिछले 1 साल से ये स्केच लेकर घूम रहे हो और शबनम के मर्डर के बाद भी सेम एक्सक्यूज है कि कोई सामने नहीं आ रहा है, डर रहे हैं सब। रिहाना के माँ बाप उसके घर का पता भी नहीं लगा पाए अभी तक। सर हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश नहीं, आई वांट रिजल्ट कमल। अब इस केस में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, अंडरस्टैंड? हेलो रत्ना मैडम, आपने रिहाना को जो बुक दी थी वो गुस्से में फाड़े जा रही है। हाँ सुनिधि, मैं जानती हूँ कि रिहाना मुझसे मिलना चाहती है, पर मैं अभी अपनी बेटी रिवा से मिलने जा रही हूँ। लेकिन मैडम रिहाना भी तो आपकी बेटी जैसी है, प्लीज एक बार आने की कोशिश कीजिए। हाँ हाँ मैं समझती हूँ, मैं टाइम निकाल के आऊंगी। ओके रिहाना, रिहाना बेटा। सर यही शबनम की दुकान है। शबनम का बेटा भी यहाँ आता था कभी कभी और शबनम का एक भाई भी है सर। सर मैंने शबनम के बेटे और उसके भाई से भी पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग भी चुप रहे और शबनम की मौत के बाद उसके बेटे को शबनम का भाई अपने साथ ले गया। शबनम का मर्डर दोपहर को 12 बजे हुआ। ऐसा लग नहीं रहा है कि हत्यारे को किसी ने विटनेस ना किया। तो मुझे देख के ऐसे अचानक जाने क्यों लगे? क्योंकि मुझे मालूम है साहब, आप वही सब पूछिए और मैं कुछ नहीं जानता। आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कुछ नहीं जानते। देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। आपने जो भी देखा, आप जो भी जानते हैं हमें बता दीजिए। आप 3 लोग थे वो, और उन्होंने चेहरे पे कपड़ा लगाया हुआ था और वो तीनों एक ब्लू कलर की वैन से आए थे और उसी में वापस चले गए। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। इस एरिया में आने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी खंगालो। वारदात के वक्त जितनी भी ब्लू गाड़ी इस डायरेक्शन में आई है, इस डायरेक्शन से गई, सबको जीरो डाउन करो। शबनम के भाई और बेटे से दोबारा मिलने की कोशिश करो। शबनम से जुड़ी हर बात पता करो। हम शबनम के मर्डर को रिहाना केस से जुड़ा हुआ मान रहे हैं और हो सकता है अपराधी हमारी सोच से परे हो। सर तुम लोग यहीं पे वेट करो। आजा बेटा, आजा, मैं हूं ना, आजा। हाँ बेटा। हेलो बेटा, आओ बैठो। नहीं ठीक है, अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी कोई बात नहीं, आप मत करो। अच्छा देखो बेटा, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया हूं। ये लो।
मैं हूं ना। सर समझ में नहीं आया, जब मैं रिहाना से बात करने गया तो वो हमें देखकर डर के मारे भाग क्यों गई? रिहाना जब भी किसी को पुलिस की वर्दी में देखती थी तो उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ जाती थी। ये इस केस का एक ऐसा रहस्य था जिसकी असल वजह तब तक ढूंढी ही नहीं गई थी। और सवाल यह भी था कि अगर रिहाना पुलिस वालों को देखकर डर रही थी तो विष्णु ने उसके साथ ऐसा क्या किया था, और वो नोंगरा का ऐसा क्या गलत काम था जिसका रिहाना बार बार जिक्र कर रही थी। इन सवालों की सतह में कई चौंकाने वाले राज दफन थे, और हमारी सबसे बड़ी लाचारी यह थी कि पिछले 1 साल से रिहाना अपने परिवार से दूर थी, और हम चाहकर भी यह पता लगाने में नाकाम थे कि रिहाना का परिवार तब कहां था। तब हमारी इन्वेस्टिगेशन की अगली कड़ी रत्ना थी। शबनम के मर्डर के बाद रिहाना ही नहीं, रत्ना की जिंदगी भी खतरे में थी। आपके घर पर हमला हुआ था, आपकी बेटी को आपके घर पर बांध दिया गया था। हाँ सर, उन्होंने मुझे फोन पे धमकी दी थी। लेकिन मेरी टीम ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरा तो उन पर से भरोसा ही उठ चुका है। और क्या मैं नहीं बताऊंगी तो पुलिस का फर्ज नहीं बनता कि इस केस को हैंडल करे? बीच बाजार में शबनम का। आपको बताने से क्या फायदा? सर, आई एम सॉरी टू से, लेकिन अभी तक आप रिहाना के घर का पता नहीं लगा पाए। आप गुनहगारों को पकड़ पाएंगे? अजय जी, मैं जानता हूं आप हमारे डिपार्टमेंट के खिलाफ कुछ ना कुछ लिखते हैं। सर, हमारा काम ही है सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाना, और वैसे भी इस केस में पुलिस ने एक्शन मेरे खबर के बाद ही लिया था, और इस खबर के बाद ही रिहाना का मेडिकल टेस्ट करवाया गया था। हाँ सर, इससे पहले तो पुलिस ये तक नहीं मान रही थी कि उस बच्चे के साथ नोंगरा काज यानी कि she was raped several times। उस बच्ची ने हिंदी तक नहीं बोल पाती, और उसके लिए एक ऐसा ट्रांसलेटर रखा गया है जो कि उसे कभी समझ ही नहीं पाया। मैं तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड से अपने कॉलेज से शेड्यूल निकालकर उस बच्ची के लिए ट्रांसलेटर बनी। मैं 15 दिन धरे विष्णुर घरे छिलाम। ये बोल रही है कि 15 दिन से ये विष्णु के घर पे रह रही थी और उसके हाथ बीती को समझी और उसके बिहाफ में कोर्ट में हियरिंग में शामिल हुई। मिलॉर्ड, सबसे पहले मैं कोर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने रत्ना को रिहाना के बिहाफ पर ट्रांसलेटर नियुक्त करने की इजाजत दी, और अब मैं चाहूंगा कि रत्ना जी कोर्ट को वो सारी बातें बताएं जो रिहाना ने उन्हें बताई, कि कितने वक्त से रिहाना विष्णु के घर में रह रही थी और विष्णु उनके साथ कितनी ज्यादतियां करते थे। सर, रिहाना ने मुझे बताया कि वो करीब 15 दिन से विष्णु के घर रह रही थी, और उसने मुझे ये भी बताया कि विष्णु उसके साथ रोज कई बार रेप करता था। मिलॉर्ड, रिहाना के साथ विष्णु जानवरों की तरह पेश आता था। वो रिहाना का सिर्फ रेप ही नहीं करता था, बल्कि उसके बदन को नोचता था, खसोटता था, जिसकी गवाही रिहाना की ये मेडिकल रिपोर्ट दे रही है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, रिहाना विष्णु के साथ सिर्फ 15 दिन के लिए रही थी, लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट से यह बात भी सामने आई है कि रिहाना का कई महीनों से रेप किया जा रहा था, सिर्फ 15 दिनों से नहीं। इससे यह साबित नहीं होता कि विष्णु जी ने ही उसका रेप किया है। और गौर करने वाली बात यह है माय लॉर्ड कि जब रिहाना का मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसके शरीर से विष्णु का कोई भी डीएनए सैंपल नहीं मिला। और ऐसा इसलिए हुआ मिलॉर्ड कि पुलिस ने रिहाना का मेडिकल करवाने में देर की, और अगर विष्णु ने ऐसा कुछ किया ही नहीं तो फिर इसने झूठ क्यों कहा? इसने पुलिस को इनकार क्यों किया कि रिहाना को ये जानता तक नहीं था? मैं तो इसे नहीं जानता सर। क्योंकि मेरे क्लाइंट डर गए थे माय लॉर्ड, क्योंकि उन्होंने रिहाना को सिर्फ कामकाज के लिए रखा हुआ था। आप बताएंगे कोर्ट को कि आपको रिहाना से किसने मिलवाया था? आफ्ताब। माना कि मैंने पहले झूठ बोला था, लेकिन आफ्ताब ने मुझसे सबसे बड़ा झूठ बोला जब वो रिहाना को मेरे घर पे लेकर आया था। सेठ, झाड़ू पोछा बर्तन घर का सारा काम जानती है। पगार कितना लगी? लड़की जरूरतमंद है, रहने खाने के साथ अगर 5,000 रुपये महीना दोगे ना तो इसके घर वालों का भला हो जाएगा। वो बोला रिहाना 15 साल की है। सर, मैंने तभी आफ्ताब को 5,000 रुपये एडवांस भी दिया था, लेकिन बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल? हाँ सर, सच तो यही है। वो जानता था रिहाना का रेप हुआ था, वो मुझे फोन करके धमकी देता था सर। हेलो, देख सेठ, अगर तूने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए ना तो तेरा वो हाल होगा कि जिंदगी भर पछताएगा तू। सर, मैं तब भी बहुत डरा हुआ था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और अचानक रिहाना गायब हो गई और ये सब हो गया। ये जो रिहाना कर रही है ना, ये सब आफ्ताब के कहने पर कर रही है सर।
ये सब आफ्ताब का किया धरा है सर। विष्णु ने सरासर झूठ बोला था, इसीलिए तो जमानत मिलते ही फरार हो गया। नाम श्योर विष्णु ने ही शबनम का मर्डर करवाया और उसी ने मुझे फोन में धमकी दी। ये धमकी वाला कॉल किस नंबर से आया था? पाटिल, इस नंबर की डिटेल निकालो। सर मैं शबनम के भाई और बेटे से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सर शबनम के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि शबनम के मर्डर के पीछे कोई पर्सनल एंगल हो। रिहाना की फैमिली का पता लगाने के लिए क्या क्या एक्शन लिए गए? सर उन्होंने वेस्ट बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में रिहाना की फोटो भेजी थी, लेकिन वहां से अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला। कोई अपडेट नहीं मिला तो हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए? अब सरमा झुकाओ इस तरह से, तुरंत वेस्ट बंगाल के लिए निकलो और जब तक रिहाना की फैमिली का पता नहीं चल जाता है वापस मत आना। सर और कितने दिन यहाँ रखोगे मुझे? यहां से निकलेगा तो मौत मिलेगी। इतनी जिंदगी बची है ना, जी ले आराम से। सर मैंने उस ब्लू कलर के वैन का ट्रायल चेक किया जिसमें शबनम के हत्यारों को जाते हुए देखा गया था। सर शबनम की दुकान से करीब आधा किलोमीटर दूर एक सीसीटीवी में सेम वैसी एक ब्लू वैन कैप्चर हुई है। सर शबनम की हत्या से कुछ ही देर पहले ये वैन शबनम की दुकान की तरफ गई और करीब 20 मिनट बाद ये वैन उसी तरफ से वापस आई। सर उस आदमी ने इस वैन को आइडेंटिफाई कर लिया जिसने स्टेटमेंट दिया था। सर गाड़ी का ये नंबर फेक है, लेकिन इन क्रिमिनल्स तक पहुंचने की हर पॉसिबिलिटीज पर काम कर रहा हूं मैं। इस क्राइम सीन का डम डेटा भी निकलवा लिया है, वहां से कोई ना कोई सस्पिशियस नंबर तो जरूर मिलेगा। और ये दोनों कब मिलेंगे? विष्णु ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था कि आफ्ताब रिहाना को उसके पास लेकर आया था। आफ्ताब के जरिए रिहाना के घर वालों तक पहुंच सकते हैं। सर ये आफ्ताब जोगेश्वरी में रहता था, विष्णु के कॉल रिकॉर्ड में इसका नंबर मिला था, लेकिन अभी इसका नंबर भी बंद है और जोगेश्वरी की इसकी चौल भी है। सर आफ्ताब के गायब होने के बाद हमें लगा था कि विष्णु सही बोल रहा है, लेकिन फिर अचानक से विष्णु भी गायब हो गया। सर आफ्ताब के बारे में अभी तक हमने जो भी पता किया है उससे लगता नहीं है कि ये कोई बड़ा गेम कर सकता है। ये एक मामूली सा पिंप है सर। हो सकता है कि रिहाना की दलाली करता हो और रिहाना के साथ रेप करने वाले इसी के कस्टमर हो, क्योंकि सर बाद में रिहाना ने यह भी बोला था कि कई लोगों ने उसके साथ रेप किया था। आफ्ताब के बाद इस सलीम का नाम भी काफी उछला था। तो सलीम का नंबर आफ्ताब के कॉल रिकॉर्ड में मिला था और ये तब से फरार है। हमें इस सलीम की कहानी को भी समझना होगा और इस रात से भी पर्दा गिराना होगा कि रिहाना पुलिस की वर्दी को देखकर इतना डर क्यों जाती है। रिहाना पता चला? मैं तो यहीं पे थी, लेकिन रीवा ऐसा है? नहीं बेटा, रीवा तो नहीं आई है, पर एक अंकल आए हैं, तुमसे कुछ बात करना चाहते। बेटा अंकल सलीम के बारे में जानना चाहते। बोलो तुम्हें आपुर কাছে নিয়ে যাবে, বলো শোনা। আমি গ্রামে ছিলাম। ये गांव में थी, অনেক খুশ ছিলাম। बहुत खुश भी थी। আর তখনই প্রথমবার আমি সলিম ভাইজানকে দেখেছি। तभी ये पहली बार सलीम से मिली। कब ठेरे देवो। बहुत मीठा गला है रिहाना का, एकदम मुंबई के लिए बना हुआ है। तो ऐसे बोल रहा है जैसे इसको गवैया बना देगा। वो हमारा इतना पहचान का, लेकिन मुंबई में हम अच्छा काम दिलवा सकते हैं। यहाँ का तमाम लड़की हैं जो लोगों के घरे में चौका बर्तन करती है, बहुत पैसा भेजती है अपने अपने घर। वो तो है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता रिहाना को इतना दूर भेजने के लिए। सोच लो, घर में खाने के लाले पड़े, 2 वक्त का खाना नसीब हो जाएगा। সত্যি ভাইজান আমি बहुत पैसा কামাবো। हाँ रिहाना, बहुत पैसा कमाओगी तुम। আব্বু আব্বু আমাকে পাঠানো মুম্বাই, আব্বু আমি অনেক পয়সা কামাবো। तो मुंबई तुम्हें सलीम लेकर आया था? चल तुम्हारा एक फोटो ले लेते हैं, काम के लिए जरूरत पड़ेगी।
जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। हम के घर ले जाओ अब्बू। अब्बू सब ठीक करेगा। हमारा अब्बू आएगा, सब ठीक करेगा। हमारा अब्बू को अंकल ले आएंगे, अंकल मिलाएंगे तुम्हें। हाँ अंकल मिलाएंगे। उन बातों का बार बार जिक्र रिहाना पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। बेचारी 1 साल से लड़ रही है, ना ही उसे इंसाफ मिला ना घर। पुलिस वाले समेत न जाने कितने गुनहगार है उसके। पुलिस तो उसका रहने का सही इंतजाम तक नहीं कर पाई। उसे एक ऐसा एनजीओ में रखा गया जहाँ पे काम करने वाली औरतें तक उसे मॉलिस्ट करती थी। और जब रिहाना ने ये सब कोर्ट में कहा तो उसे किसी तरह इस एनजीओ में लाया गया। हाँ कमल सर, जिस नंबर से रत्ना को थ्रेट कॉल की गई थी वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था। और जिस समय रत्ना को कॉल हुई थी उस समय वो नंबर मीरा भाईंदर में एक्टिव था। और जब उस नंबर के कॉल रिकॉर्ड निकाले तो उसमें एक और नंबर मिला सर। और वो नंबर भी फेक आईडी से लिया गया था, लेकिन वो नंबर अक्सर नाला सुपारा में एक्टिव रहता है। कमल, नाला सुपारा के इस नंबर को ट्रेस करो कि हमारे किसी सस्पेक्ट का नंबर हो सकता है। ओके सर। ओके। हम तब उन दोनों संदिग्ध मोबाइल्स नंबर की जांच में जुटे थे। वहीं वेस्ट बंगाल में रिहाना के परिवार की तलाश भी जोरों पर थी। तभी हमने उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को नाला सुपारा में ट्रैक किया। साहब मैं मानता हूँ कि मैंने रिहाना को विष्णु सेठ के घर पे पहुंचाया था, लेकिन सलीम पहले उसे मेरे पास लेके आया था। क्योंकि सलीम जिस मोहल्ले में रहता है उसके पड़ोसियों को पता चल गया कि सलीम रिहाना का रेप करता था। लेकिन तूने बड़ा सहारा दिया रिहाना को। तूने भी तो वही किया जो सलीम कर रहा था। माल तो अच्छा लाया रे तूने। लाना इसके लिए और ग्राहक, तू भी कमा मैं भी कमाएगा। साहब फिर एक दिन मैं रिहाना को विष्णु सेठ के घर पे लेके गया। उसके बाद वो उसका परमानेंट कस्टमर बन गया। 15 दिन रिहाना उसके पास ही थी साहब, लेकिन मौका देख के रिहाना वहां से भाग निकली और पुलिस विष्णु सेठ के घर पे पहुंच गई। विष्णु सेठ ने फोन करके मुझे सब कुछ बता दिया, तो साहब मैं डर गया और गायब हो गया। लेकिन विष्णु तो बोल रहा था कि तू उसको ब्लैकमेल कर रहा था, और रिहाना ने वही किया जो तूने उससे करने के लिए कहा था। झूठ बोल रहा था साहब। इस वक्त विष्णु कहाँ है मालूम नहीं साहब। और सलीम? उसके बारे में पता नहीं है मुझे साहब। इस नंबर से तुझे कॉल कौन करता था? सलीम, लेकिन मुझे नहीं पता साहब कि सलीम अभी कहाँ पे। इसी नंबर से प्रोफेसर रत्ना को भी कॉल किया गया था, धमकी दी गई थी, उनकी बेटी को घर पर बांध दिया गया था। तेरे कहने का मतलब है ये सब सलीम कर रहा था? साहब वो तो नहीं पता, लेकिन सलीम अकेला नहीं कर रहा हो, वो लोग करवा रहे होंगे उससे। वो कौन लोग? तू वहां आराम से दारू पी रहा है और मैं यहाँ पे वड़ा पाव खा खा के पक गया हूं। मेरे को निकाले यहाँ से, तो अगर मेरा माथा ठनक गया ना तो सीधा पुलिस के पास जाके सबके काले चिट्टे खोल दूंगा मैं। अरे मैं खुद फंसा हुआ हूं, पुलिस वालों को रिहाना का ग्राहक बना के गलती की मैंने। अरे खुद को बचाने के लिए मेरी मार रहे हैं, वो जो बोल रहा है मुझे करना पड़ रहा है। तुम पुलिस वालों की बात कर रहा था? साहब ये तो आपको सलीम ही बता सकता है। मैं ना ही सलीम के बारे में जानता हूँ, ना ही विष्णु के बारे में, और ना ही उन पुलिस वालों के बारे में। इस केस ने पुलिस डिपार्टमेंट की छवि बिगाड़ के रख दी है। इस बच्ची के साथ पुलिस वालों ने भी। डिस्गस्टिंग। अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी चौकसी बरती होती ना तो आज सारे क्रिमिनल्स अंदर होते। अगर मीडिया ये इशू नहीं उठाता ना तो जितना तुम लोगों ने किया है वो भी नहीं करते। अब सर झुकाने से क्या होगा? विष्णु इस केस का प्राइम सस्पेक्ट था। तुमने इसे गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, लेकिन जमानत मिलते ही गायब हो गया। क्या कर रहे थे तुम लोग? इतनी सी निगरानी नहीं रख पाए इस पर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी? सर अगर आपको वाकई में लग रहा है कि मैं उन क्रिमिनल्स के साथ हूं तो आप मुझे इस केस से हटा दीजिए। आफ्ताब की कोर्ट में पेशी की तैयारी करो। साहब
इस केस के दौरान जब जब मैंने मेरी बेटी का चेहरा देखा, तब तब मुझे रिहाना की मायूसी का ख्याल आया। महज 12 साल की बच्ची इतनी तकलीफ में होने के बावजूद इतने लंबे समय तक अपने माँ बाप, अपने घर, अपने भाई बहनों से दूर थी। पर तब मैं ये सोच रहा था कि भले ही उसके क्रिमिनल्स देर से मिले, पर उस बच्ची को उसका परिवार जल्द से जल्द मिल जाना चाहिए। लेकिन इस केस में एक और तूफान अभी आना बाकी था, एक ऐसा तूफान जो फिर से सबको झकझोर कर रख देने वाला था। रिहाना, क्या हुआ था आपके साथ? कुछ तो बताइए रिहाना, क्या हुआ था आपके साथ? किसके कहने पर हमला किया था? पाटिल, जब तक ये मुंह ना खोले ना, हाथ रुकना नहीं चाहिए। सर, ये दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, मुन्ना और विजय। रंगदारी और धमकी के केस में कई बार अंदर भी जा चुके हैं लोग। मतलब ये पक्का है कि किसी ने सुपारी दी है? सलीम या उन पुलिस वालों में से ही कोई होगा। हाँ गौतम। सर, रेहाना के गांव का पता चल गया है। गंगा सागर के बड़ा गांव में रहती है रेहाना। तो मैं रेहाना के घर ही जा रहा हूँ। ग्रेट। रेहाना के परिवार वालों से मिलने के बाद भी मुझे कॉल करना। ओके? ओके सर। हाँ, रेहाना हमारी बेटी है, लेकिन हम उसे यहाँ नहीं ला सकते। अब होने दीजिए उसकी किस्मत में जो है। आपको जरा भी अंदाजा है कि आपकी बच्ची किस हालत से गुजर रही है और आप उसे यहाँ घर पे नहीं लाना चाहते? अगर रिहाना के घर वाले रिहाना को वापस नहीं बुलाना चाहते, तो इसका तो यही मतलब है कि उन्होंने खुद सलीम को रिहाना को बेचा होगा। सर, मुझे भी ये लग रहा है। सर, मैंने यहाँ सलीम के बारे में भी पता किया। सलीम यहीं का रहने वाला था और काफी सालों से मुंबई में रह रहा था। सर, इस सलीम के आगे पीछे कोई भी नहीं है। हैगो, কেমন বাপ তুমি? अपने बेटे से पालना झाड़ लिया। अभी बोलती बस, अब इस घर में रेहाना का जिक्र नहीं होगा। जाओ, काम करो अपना। सत्य, हमारा अब्बू मिल गया? हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू मिल गए, लेकिन কেঁদো না। তুমি इसलिए रो रहा है ना कि हमें छेड़े चला जाएगा? हाँ बेटा, मैं इसलिए रो रही हूँ। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी ना? না না, আমি আমার আব্বুকে পাস তোমাকে নিয়ে जाएगा। আমি তুমি साथ रहेगा। मिलॉर्ड, ये बात बिल्कुल साफ है कि इन दोनों ने रिहाना को जान से मारने की कोशिश की। मैं कोर्ट से ये चाहूंगा मिलॉर्ड कि पुलिस को इनके रिमांड की इजाजत दी जाए, ताकि ये सच को कबूल कर सके कि विष्णु ने ही इन दोनों सुपारी किलर्स को रिहाना को जान से मारने के लिए भेजा था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ये दोनों आदमी मेरे क्लाइंट विष्णु के हो ही नहीं सकते हैं। मुझे इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर से कुछ क्वेश्चन पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत? मुझे नहीं लगता कि इन दोनों हमलावरों ने आप जैसे ऑफिसर के सामने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला होगा। ये दोनों प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं, इनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने अपनी स्टेटमेंट दे दी हो और आप इनकी स्टेटमेंट को दबा रहे हैं? वकील साहिबा, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं। इंटेंशन हो भी सकती है माय लॉर्ड। ये सब उन पुलिस वालों को बचाने की चाल है जिनके ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने रिहाना का रेप किया है और इस वक्त वो लोग फरार हैं। ये लोग अपने डिपार्टमेंट के उन लोगों को बचा रहे हैं और इन हमलावरों के स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके, घुमा फिरा करके कैसे भी मेरे क्लाइंट विष्णु को दोषी साबित करने पर लगे हुए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि आफ्ताब ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि विष्णु उसका ग्राहक था और वो रिहाना से धंधा करवा रहा था और रिहाना को प्लांट करके विष्णु को ब्लैकमेल कर रहा था। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड,
ये बेवजह विक्टिम पे घिनौना इल्जाम लगा रही हैं। रेहाना बच्ची जरूर थी माय लॉर्ड, लेकिन उसको अच्छे से पता था कि बंगाल से मुंबई आकर के उसको क्या काम करना है। और रेहाना के अब्बू की स्टेटमेंट भी इसी ओर इशारा करती है। मैं रेहाना का अब्बू हूँ। मैं नहीं चाहता कि रेहाना यहाँ आए, वो जहाँ है वहीं रहे। अब उससे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम उसे अपनाना नहीं चाहते। ऑफिसर, रेहाना के अब्बू की स्टेटमेंट के बाद आपने क्या थ्योरी बनाई, क्या मैं जान सकती हूँ? हो सकता है रेहाना के अब्बू ने रेहाना को जानबूझकर बेचा। परफेक्ट। इसका मतलब है कि रेहाना के अब्बू ने रेहाना को प्रोस्टिट्यूट बनाया और वो अपने दलाल आफ्ताब के कहने पर मेरे क्लाइंट विष्णु को ब्लैकमेल करने की साजिश में शामिल थी। जज साहब, ये सरासर झूठ है। ये रेहाना को इस तरह बदनाम नहीं कर सकते। रत्ना जी, आप रेहाना के ब्याह में वही बोल सकती हैं जो रेहाना ने आपको बताया है, और आइंदा से तभी बोलिएगा जब आपसे पूछा जाए। आप बैठ सकती हैं। माय लॉर्ड, मुझे लगता है कि रत्ना जी रेहाना को लेकर के इतना जज्बाती हो गई हैं कि उसको बचाने के लिए खुद घायल हो गई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेहाना की बातों को इसी नजरिए से लेती हैं कि रेहाना दोषी नहीं है। एक ऐसे इंसान को रेहाना का रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाया जा सकता। इसलिए मेरी कोर्ट से गुजारिश है कि रेहाना के लिए नया ट्रांसलेटर अपॉइंट किया जाए। बता दो मुझे। किसके कहने पे क्या था हमला? Now I am going to announce the verdict of the case. अदालत मानती है कि रेहाना ऐसी विक्टिम है जिसका भरोसा तोड़ा गया है, और सबसे पहले भरोसा तोड़ा है सलीम ने, क्योंकि सलीम ने रेहाना से झूठा वादा किया और उसे धोखे से मुंबई लाकर उसके साथ बलात्कार किया, और उसी की वजह से रेहाना को इन दो गैर जिम्मेदार पुलिस कांस्टेबल्स विक्रांत शिंदे और सुरेश पाठारे ने भी अपनी हवस का शिकार बनाया। और फिर सलीम ने रेहाना को आफ्ताब को बेचकर उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेलने का घिनौना अपराध किया, और फिर आफ्ताब से रेहाना विष्णु की दरिंदगी का शिकार बन गई। विष्णु ने रेहाना का न सिर्फ बलात्कार किया बल्कि उस पर इतना जुल्म किया कि उसके बाद रेहाना वहां से अपनी जान बचाकर भाग गई, और उसके बाद विष्णु को पुलिस कांस्टेबल विक्रांत शिंदे और सुरेश पाठारे ने गायब कर दिया। और कितने दिन यहाँ रखोगे मुझे? यहाँ से बाहर जाएगा ना मौत मिलेगी। जितनी जिंदगी बची है जी ले। क्योंकि इन्होंने सलीम के साथ मिलकर ऐसी आपराधिक साजिश रची जिसमें इन्होंने रत्ना और उसकी बेटी को टारगेट किया और मुन्ना और विजय के हाथों शबनम की हत्या करवा दी, और रेहाना को जान से मारने की कोशिश भी की। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इन सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा का हुक्म देती है। ऐसी बात नहीं है कि हम रेहाना से प्यार नहीं करते, लेकिन मुंबई जाके उसे लाने का पैसा नहीं है हमारे पास। हम आपसे माफी चाहेंगे कि आपकी ये परेशानी हम पहले नहीं समझ पाए, पर इसके लिए आपको खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। हम रेहाना को खुद यहाँ पहुंचा देंगे।
এটা তোমার জন্য। আমাকে এই চাল রত্না বুয়া দিয়েছে। रिहाना के दर्द और मायूसी को मुस्कान का मरहम मिला। वो अपने परिवार से मिलकर खुश है, लेकिन आज भी उसके अंदर कई ऐसे सवाल उमड़ रहे होंगे जिनका जवाब देना मुश्किल है। ये वो गंभीर सवाल हैं जो आए दिन हमारे देश, हमारे समाज को कलंकित कर रहे हैं। रेप जैसा अमानवीय अपराध रोजाना हमारी बहन, हमारी बेटियों, बच्चियों को पीड़ित बना रहा है, लेकिन हम चाहकर भी इसकी रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। इंसानियत का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है, पर हमें यह सोचना होगा कि हम अपने हिस्से की इंसानियत को पूरी ईमानदारी से निभाएं। बुराई को बुराई करके तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन हमें अच्छाई को अच्छाई करके बचाना होगा। अब मैं अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 10 तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें